हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। एक बार आप सभी बताएंगे आप सब कैसे हैं और आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है। आई होप कि मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए हम रोज़ की तरह अपने जीएस के जो कि यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमैन के विशेष पे आधारित हैं और उनके जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आए हैं। और आपका समय न बर्बाद करते हुए मैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए दिया है आपका कनाडा, ऑप्शन बी दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दिया है यूएसए, ऑप्शन डी दिया है जापान। और से समवर्ती सूची की बात करें तो किस संविधान से ली गई है, तो ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगर से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या लिया गया है तो यहाँ से लिया गया प्रस्तावना की भाषा। क्या? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा अगर से पूछे कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब पूछे अगर से प्रस्तावना का विचार किस संविधान किस देश से लिया गया, तो प्रस्तावना का विचार आपका यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। क्या? प्रस्तावना का विचार यूएसए के संविधान से आपका लिया गया है। अगर से कनाडा की बात करें तो कनाडा से क्या लिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहाँ से लिया गया, तो ये कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से, कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यूएसए से बात करें तो यूएसए से प्रस्तावना का विचार। अगर जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में बात की गई, कहाँ से, जापान से। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस संविधान से लिए गए थे, आपके जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। चलिए हम अगला देखते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए दिया है कावेरी, ऑप्शन बी दिया है नर्मदा, ऑप्शन सी दिया है गोदावरी, ऑप्शन डी दिया है कृष्णा। अगर हम कावेरी की बात करें तो कावेरी की लंबाई की बात करें तो कावेरी कितनी लंबी है, तो इसकी लंबाई है 805 किमी। कितने? 805 किमी। अगर पूछे कहाँ इसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसका उद्गम स्थल कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकलती है। ठीक है, और अगर से नर्मदा की बात करें, किसकी? नर्मदा की, तो इसकी लंबाई है आपकी 1312 किमी। कितना? 1312 किमी। और ये अगर से पूछे कहाँ से निकले, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है, ये नर्मदा नदी निकली है। अगर से गोदावरी की बात करें, गोदावरी की लंबाई की बात करें तो ये है आपकी 1465 किमी लंबी है। कितना? 1465 किमी लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। किंतु क्या? दक्षिण भारत की गंगा। किस नदी कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगर इसका उद्गम स्थल की बात करें तो यह आपके महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रियंबक पहाड़ी से। कहाँ से? त्रियंबक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, आपकी गोदावरी नदी है। और कृष्णा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई आपकी 1400 किमी। कितना? 1400 किमी किसकी लंबाई है आपकी? कृष्णा नदी की कितनी लंबाई है? 1400 किमी। अगर से पूछे कहाँ से निकली तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से। महाबलेश्वर पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है, आपकी कृष्णा नदी। ठीक है, तो पूछा था भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
तो ऑप्शन ए दिया कावेरी नदी जो कि 805 किमी लंबी है, जो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक, नर्मदा नदी 1312 किमी लंबी है, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और गोदावरी नदी इसकी लंबाई है 1465 किमी, जो कि महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। और कृष्णा नदी की बात करती है आपकी 1400 किमी, जो कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और आंसर हो जाएगा हमारा, जिसमें एक सबसे लंबी नदी है आपकी 1465 किमी, कौन सी? गोदावरी नदी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक निबल कितने बीट के बराबर होता है? एक निबल कितने बीट के बराबर होता है? ऑप्शन ए दिया आपका 4 बीट, ऑप्शन बी दिया है 8 बीट, ऑप्शन सी दिया है 16 बीट, ऑप्शन डी दिया है 32 बीट। ठीक है, तो बीट की अगर हम बात करें, बीट शब्द लिया कहाँ गया? तो ये लिया गया आपका बाइनरी डिजिट से, बाइनरी डिजिट से, यहाँ से बी आई, यहाँ से टी, यहाँ से हो गया आपका बीट। अगर से पूछा है एक निबल में कितने बीट होते हैं, तो एक निबल में आपका होता है, एक निबल में होता है आपका 4 बीट। कितना? 4 बीट। अगर पूछे एक बाइट में कितना बीट होता है, एक बाइट यानी BYTE, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो एक बाइट में आपके होते हैं 8 बीट। कितने? 8 बीट। तो हमसे पूछा था कि एक निबल में कितने बीट होते हैं, तो एक निबल में आपके 4 बीट होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन ए दिया है भौतिक कचरा, ऑप्शन बी दिया है कंप्यूटर कचरा, ऑप्शन सी दिया है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ऑप्शन डी दिया है पीसी कचरा। तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता यानी कंप्यूटर कोई कार्य यानी कंप्यूटर खराब हो जाए तो इसे किस कचरे के श्रेणी में रखते हैं? तो ये आपका ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा। जब कंप्यूटर कोई काम न करे यानी उसका मतलब कार्यकाल समाप्त हो जाए यानी मतलब कार्य करना बंद कर दे, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कचरा के अंतर्गत रखते हैं। किस कचरा के अंतर्गत? इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अगर हम भारत रत्न की बात करें, भारत रत्न ये शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को ये शुरू हुआ था। अगर से पूछे पहली बार अगर किसको दिया गया, तो पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। किसको किसको? तो वो थे आपके सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी और एक थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, मरणोपरांत भारत पूछा है आपका, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए दिया था लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी दिया है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी दिया है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी दिया है नेल्सन मंडेला। तो कौन थे आपके? लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला था इन्हें मिला था 1966 में। ये पहले क्या है? पहले मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करता है 1966 ईस्वी में। कब? 1966 में। ठीक है, अगर से इंदिरा गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी की बात करें तो इन्हें कब मिला था? तो इन्हें मिला था 1971 में। कब? 1971 में इन्हें दिया गया था, 1971 में इंदिरा गांधी को। और पूछे अगर से पहले विदेशी भारत रत्न प्राप्त करता कौन है? तो यहाँ आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको कब मिला? तो इन्हें मिला था 1987 में। 1987 में इन्हें मिला था। ठीक है, और दूसरे एक नेल्सन मंडेला ऑप्शन डी दिया, तो ये भी मतलब विदेशी हैं जो भारत रत्न प्राप्त करता है। लेकिन इन्हें कब मिला? तो इन्हें मिला था आपको 1990 में। कब?
1990 में इन्हें मिला था। और इन्हीं के साथ अगर पूछे किसे मिला था, इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी 1990 में ही भारत रत्न मिला था। अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, नेल्सन मंडेला और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में ही भारत रत्न मिला था। पूछा जाता है कि पहले संगीतकार भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? पहले संगीतकार भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो सबके जुबान पे एक ही नाम होता है, कौन? लता मंगेशकर। लेकिन लता मंगेशकर को कब मिला था अगर बात करें? लता मंगेशकर को मिला था 2001 में। और इनसे पहले भी किसी को मिला तो हुए थे आपके सुब्बू लक्ष्मी। लता मंगेशकर को कब मिला? तो लता मंगेशकर को मिला था 2001 में। और इनसे पहले पाने वाले संगीतकार का 1998 में सुब्बू लक्ष्मी है। कब? 1998 में। तो पहले संगीतकार भारत रत्न प्राप्तकर्ता अगर से पूछे कौन है, तो है आपकी सुब्बू लक्ष्मी ही है। कौन है? सुब्बू लक्ष्मी। ये पहली संगीतकार महिला भी अगर से पूछे तब पर भी सुब्बू लक्ष्मी है। 1998 में इन्हें मिला था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई? तो 2 जनवरी 1954 से हुई। पहली बार कितने लोगों को दिया गया? पहली बार 3 लोगों को दिया गया। कौन से थे? जैसे CV रमन, C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और पूछा था कि मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला इन्हें? 1966 में। इंदिरा गांधी को मिला 1971 में। कब? 1971 में। और खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला तो 1987 में। पहले विदेशी भारत रत्न प्राप्त करता है। और नेल्सन मंडेला भी विदेशी हैं, लेकिन इन्हें 1990 में मिला। और इनके साथ किसको मिला? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला। सुब्बू लक्ष्मी ये पहली संगीतकार हैं भारत रत्न प्राप्त करता है। इन्हें कब मिला? तो 1998 में मिला। और लता मंगेशकर की बात करते हैं 2001 में भारत रत्न मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी दिया है 2 दिसंबर, ऑप्शन सी दिया है 4 दिसंबर, ऑप्शन डी दिया है 18 दिसंबर। तो अल्पसंख्यक दिवस की बात करें तो अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है आपका 18 दिसंबर को। अगर से 1 दिसंबर की बात करते हैं, 1 दिसंबर को आपका होता है एड्स दिवस। और 2 दिसंबर की बात करें, 2 दिसंबर को होता है आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कौन सा? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी दिवस मनाया जाता है। इंडियन नेवी दिवस मनाया जाता है कब? 4 दिसंबर को। अगर दिसंबर के और डेट को बारे में बात करें तो जैसे 10 दिसंबर को कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर 16 दिसंबर की बात करें, 16 दिसंबर की, तो यहाँ पर कौन सा दिवस है? यहाँ विजय दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विजय दिवस 16 दिसंबर को। 19 दिसंबर की बात करें, 19 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर होता है गोवा और दमन एंड दीव का मुक्ति दिवस का मनाया जाता है। तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर से 22 दिसंबर की बात करें, 22 दिसंबर को आपका है राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगर 25 दिसंबर की बात करें, इसकी 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर मनाया जाता है आपका सुशासन दिवस। और 26 दिसंबर को है आपका वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर कौन सा दिवस है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस।
4 दिसंबर को इंडियन नेवी दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर 10 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 16 दिसंबर की तो विजय दिवस और 19 दिसंबर को गोवा और दमन एंड दीव की मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों की बंटवारे का निर्धारण करती है। ऑप्शन ए दिया आपका 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी दिया 4थी अनुसूची, ऑप्शन सी दिया 6ठी अनुसूची और ऑप्शन डी दिया 3री अनुसूची। अगर से हम अनुसूचियों की बात करें तो भारत मतलब वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 22 अनुसूचियां हैं। अगर से मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और 22 अनुसूचियों के बारे में अगर से बात करें तो पहली अनुसूची किससे संबंधित है, राज्य प्लस यूटी के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची मतलब पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो ये आपके शपथ से संबंधित है, किससे, शपथ से संबंधित है। और चौथी अनुसूची के बारे में बात करें तो ये आपके सूचियों मतलब राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। अगर से 5वीं अनुसूची की बात करें तो ये आपके SC/ST के बारे में बताया गया है। और 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में बताया गया। और 4 राज्य कौन कौन से हैं, 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो यह आपका मिजोरम, कौन से, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा। ये 4 राज्य कौन से हैं, असम और त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा। ठीक है, अगर 7वीं अनुसूची की बात करें, 7वीं अनुसूची में मतलब 3 सूचियों के बारे में बताया कौन कौन से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अगर पूछे संघ सूची में कितने विषयों को बताया गया है, संघ सूची में कितने विषयों को बताया गया तो इसमें 100 विषयों को बताया गया है। राज्य सूची में कितने विषय को बताया गया तो इसमें 61 विषय को बताया गया है। समवर्ती सूची में कितने विषय को बताया गया, इसमें 52 विषय को बताया गया है। ये थी आपकी 7वीं अनुसूची। और अगर 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख है। और 9वीं अनुसूची आपकी है भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची जो है कि आपका दल बदल से संबंधित है। और 11वीं की बात करें तो वो नगर पंचायत से संबंधित है। और 12वीं नगर निगम से संबंधित है। तो हमारा क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का निर्धारण करती है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का निर्धारण करती है। जैसी आपकी 4थी अनुसूची। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है क्या, कि 4थी अनुसूची जो है वो भारतीय संविधान में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया, यानी उसे कब पढ़ा था। कब और किसने। ऑप्शन ए दिया आपका 1810, ऑप्शन ए दिया आपका 1810 हैरी स्मिथ ने पढ़ा था। ऑप्शन बी दिया 1787 जॉन टावर ने पढ़ा था। 1825 ऑप्शन सी दिया 1825 चार्ल्स मैटकॉर्प और 1837 जेम्स प्रिसेप। तो किसने पढ़ा, तो ये पढ़े थे आपके जेम्स प्रिसेप। कब, 1837 में। ठीक है, अगर से शिलालेखों की बात करें तो इनके शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14 है। इसमें सबसे प्रमुख शिलालेख कौन सा है, इसमें 13वां सबसे प्रमुख शिलालेख है, जो कि सबसे बड़ा शिलालेख है, सबसे बड़ा 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें कलिंग के युद्ध को भी वर्णन किया गया है। कौन से, कलिंग के युद्ध का भी वर्णन मिलता है। कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है किसमें, 13वें शिलालेख में युद्ध का वर्णन मिलता है। इसी 13वें शिलालेख में ही बताया गया है कि क्या बताया गया है कि मतलब कलिंग के युद्ध में जो हत्याएं हुई थी, मतलब कलिंग के युद्ध में जो हत्याएं हुई थी उनके मतलब उस हत्याओं के कारण मतलब जो राजा अशोक थे वो प्रजा से माफ़ी मांगे। इसी मतलब 13वें शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि राजा अशोक, सम्राट अशोक प्रजा से माफ़ी भी मांगे हैं। किस लिए,
क्योंकि कलिंग युग के युद्ध में जो हत्याएं हुई थी उनके लिए, ठीक है। तो पूछा शिलालेखों की मतलब किसने अर्थ स्पष्ट किया है, पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और से अगर से खोजा किसने था, किसने खोजा था, तो टी फैंथेलर ने कब 1750 में ये खोजे थे, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। निम्न में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। ऑप्शन ए दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दिया महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी दिया बाल गंगाधर तिलक। तो किसने गणपति उत्सव शुरू किया, अत्यंत लोकप्रिय बना दिया, बाल गंगाधर तिलक। कब किए थे, 1893 में। कब, 1893 में, ठीक है। इन्होंने एक उत्सव और मनाना शुरू किया, क्या, शिवाजी उत्सव। ये कब शुरू किया था, 1895 में, ठीक है। किसने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक। कब, 1893 में। और 1895 में शिवाजी उत्सव भी शुरू किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस जनपद में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस जनपद में हुआ था। ऑप्शन ए दिया है वाराणसी, ऑप्शन बी दिया है इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिया है गाजीपुर, ऑप्शन डी दिया है आजमगढ़। अगर से मुंशी प्रेमचंद के जन्म के बारे में बात करें तो ये थे आपके वाराणसी जिले में। वाराणसी जिले के किस स्थान में, तो लमही गांव में। कहाँ पर, लमही गांव में। वाराणसी जिले के लमही गांव में। कब, 1880 में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके असली नाम के बारे में बात करें या बचपन का नाम बात करें, असली नाम बात करें, तो धनपत राय। क्या था, धनपत राय, ठीक है। इनके बारे में बताया जाता है कि जब 1920 में, कब, 1920 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उसमें महात्मा गांधी जी का मतलब एक नारा था, असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेज़ों का साथ देना बंद करिए। यानी मतलब जो जॉब पे हैं, अंग्रेज़ों के जो भी जॉब कर रहे हैं, कुछ कोई पद या टीचर हैं या मतलब कुछ कर रहे हैं, उनके सामानों का प्रयोग कर रहे थे, उनका बहिष्कार करने के लिए कहा गया था। उनको मतलब जॉब छोड़ दिया। तो उसमें बताया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद इंस्पेक्टर पद पे थे और इन्होंने मतलब उस समय अपने पद को छोड़ा और लिखना शुरू किया। और सबसे पहले इन्होंने अपनी मतलब एक उपन्यास लिखा। क्या लिखा, उपन्यास। वो भी किस भाषा में लिखा, तो लिखे थे आपके उर्दू भाषा में। किस भाषा में, उर्दू भाषा में। और उपन्यास थी आपकी असरारे मुआविद। असरारे मुआविद लिखा। कौन सी मतलब आत्मकथा इनकी क्या थी, असरारे मुआविद, ठीक है। अगर सर पूछा इनकी पहली कहानी कौन सी थी, इनकी पहली कहानी क्या थी, सोजे वतन। इनकी पहली कहानी थी सोजे वतन, ठीक है। अगर से पूछे इनकी अंतिम पूर्ण उपन्यास या अंतिम अपूर्ण उपन्यास। अगर से इनकी अंतिम पूर्ण उपन्यास की बात करें तो कौन सी इनकी, गोदान थी, गोदान। अगर से अंतिम अपूर्ण उपन्यास की बात करें तो क्या थी, मंगलसूत्र। ये इनकी अंतिम अपूर्ण उपन्यास थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन ए दिया शिक्षा संगम, ऑप्शन बी दिया अध्ययन सेतु, ऑप्शन सी दिया भाषा संगम, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है, तो यह आपका भाषा संगम। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर से ये कितनी भाषाओं में, तो ये 22 भाषाओं में है, 22
भाषाओं में है। और शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो है आपके धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ही लॉन्च किया है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा भाषा संगम सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी यूपी के किस जनपद के पास यमुना से मिल जाती है। चंबल नदी यूपी के किस जनपद के पास यमुना से मिल जाती है। ऑप्शन ए दिया इटावा, ऑप्शन बी दिया सहारनपुर, ऑप्शन सी दिया बागपत और ऑप्शन डी दिया है मेरठ। तो किस जनपद के पास मिलती है, इटावा के पास मिलती है। अगर चंबल की सहायक नदियों की बात करें, चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो ये आपकी एक है आपकी सिप्रा, न कि छिप्रा। एक सिप्रा नदी होती है, एक छिप्रा होती है। तो सिप्रा इसकी सहायक नदी है और एक है आपके कुनू, ये दो इनकी सहायक नदियाँ हैं। और इस पर चार प्रमुख बांध है जो बराबर पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं, एक है आपका गांधी सागर बांध, कौन सा, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। एक है आपका राणा सागर बांध, राणा सागर बांध, सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध। और एक है आपका जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, सागर बांध। और एक क्या है आपका कोट बैराज बांध, कोट बैराज बांध, कोट बैराज बांध। ये चार प्रमुख बांधे हैं जो कि चंबल नदी पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश के किस संस्था द्वारा दिया जाता है। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश के किस संस्था द्वारा दिया जाता है। वैसे भारत भारती सम्मान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। क्या है, उत्तर प्रदेश के हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। यूपी के हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। क्या है, हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, अगर पूछे इसे पहली बार कब दिया गया तो सबसे पहले है 1982 में दिया गया। किसे, महादेवी वर्मा को, 1982 में महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को कब दिया गया, 1982 में। कब, पहली बार। ठीक है, तो पूछा भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश किस संस्था द्वारा दिया था, तो दिया जाता आपका हिंदी संस्थान द्वारा। किस संस्थान द्वारा, हिंदी संस्थान द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पुस्तक फिरदौसी की है। निम्न में से कौन सी पुस्तक फिरदौसी की है। ऑप्शन ए दिया अवंती सुंदरी, ऑप्शन बी दिया मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी दिया है प्रेम वाटिका, ऑप्शन डी दिया है शाहनामा। अगर से पूछा अवंती सुंदरी के लेखक कौन है, तो यहाँ आपके दंडी। किसकी पुस्तक है, दंडी की। अवंती सुंदरी के लेखक कौन है, तो दंडी है। अब मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो यहाँ आपके विशाख दत्त हैं। कौन, विशाख दत्त, ये मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। अगर से प्रेम वाटिका की बात करें, प्रेम वाटिका के लेखक कौन, मतलब हाँ लेखक कौन है, तो यहाँ आपके रस खान, ये प्रेम वाटिका के लेखक है। शाहनामा कौन है, तो ये फिरदौसी हैं। कौन है, फिरदौसी, ये शाहनामा के लेखक हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। ऑप्शन ए दिया बांग्लादेश, ऑप्शन बी दिया चीन, ऑप्शन सी दिया पाकिस्तान, ऑप्शन डी दिया अफगानिस्तान। वैसे बांग्लादेश की बात करें तो इसकी सीमा भारत के साथ इसकी कितनी लंबी सीमा, मतलब कितनी सीमा लगती है, तो 4096 किमी, 4096 किमी। और चीन की बात करते हैं आपकी 3488 किमी, 3488 किमी चीन की सीमा भारत के साथ लगती है। और पाकिस्तान की बात करें तो यह आपकी 3323 किमी, और अफगानिस्तान की 106 किमी, 106 किमी। भारत के साथ किसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती थी, आपकी बांग्लादेश के। और सबसे कम पूछे थे आपकी
अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा किसके साथ लगी? तो अफगानिस्तान। कितना? 106 किमी। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो बांग्लादेश, कितना? 4096 किमी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दिया साइना नेहवाल, ऑप्शन बी दिया पीवी सिंधु, ऑप्शन सी दिया किदाम्बी श्रीकांत, ऑप्शन डी दिया मैरी कॉम। तो पूछा बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत। तो कौन नहीं है संबंधित? ये है आपकी मैरी कॉम। ये किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे? मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी से एमसी मैरी कॉम किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। अगर पूछे मुक्केबाजी से और कौन कौन संबंध है और किसका क्या संबंध है? लवलीना बुरगोहन, लवलीना बारगोहन और यहाँ के निकहत जरीन। ये सब किससे? ये तीनों किससे संबंधित है? ये सब मुक्केबाजी से है। और साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत ये किससे संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हुआ कि क्योंकि पूछा था कि इससे बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं संबंधित? मैरी कॉम। वो किससे संबंधित है? वो मुक्केबाजी से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है? इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी दिया थर्मोमीटर, ऑप्शन सी दिया माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी दिया हाइग्रोमीटर। तो हवा की नमी को किससे नापा जाता है? तो ये आपके हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर से हाइड्रोमीटर की बात करें तो इससे क्या मापा? द्रव के घनत्व को मापा जाता है। और थर्मोमीटर की बात करें तो इससे ताप की प्रवणता को मापी जाती है। और माइक्रोमीटर के से तो सूक्ष्म कोण एवं विस्तार मापन का कार्य मतलब माइक्रोमीटर से किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए दिया आपका, ऑप्शन ए दिया कासिस्को पर्वत, ऑप्शन बी दिया माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन सी दिया एकांक गुहा, ऑप्शन डी दिया माउंट एवरेस्ट। अगर से कासिस्को पर्वत की बात करें, कासिस्को पर्वत की बात करें, इसकी लंबाई मतलब ये कितनी मीटर ऊंची है? तो 2228 मीटर ऊंची पर्वत है। और ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट किलिमंजारो की बात करते हैं आपकी दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और एकांक गुहा की बात करते हैं आपकी एंडीज पर्वतमाला यानी दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं आपकी एशिया की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी अगर से ऊंचाई पूछे तो 8848 मीटर है। कितना? 8848 मीटर। अगर से पूछे एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन ए दिया है देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके, ऑप्शन बी दिया है देश की कुल आय से जनसंख्या को घटाकर, ऑप्शन सी दिया देश की कुल आय तथा इसके कुल जनसंख्या का गुणनफल करके, ऑप्शन डी दिया देश के सभी निवासियों की आय से, देश के सभी निवासियों की आय से, सिर्फ आय से, देश के सभी निवासियों की आय से। किसी देश की औसत जनसंख्या की गणना करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहले चाहिए देश की कुल जनसंख्या कितनी है, फिर इनकी कुल आय कितनी है, और कुल आय को इनकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके देश की औसत आय की गणना की जाती है। तो ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होता है। चलिए अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कौन थे? तो अगर हम संविधान सभा की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपका 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946
संविधान सभा की गठन, संविधान सभा की गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। अब पूछे अगर से संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर। कब? 9 दिसंबर 1946 को। अगर से पूछे इसमें क्या हुआ था, तो इसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगर पूछे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष ही, मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया? क्योंकि ये उस सभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, ये सभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और सबसे वरिष्ठ व्यक्ति ही अस्थायी अध्यक्ष बनेगा, ये मतलब कहाँ से, अगर पूछे कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया था कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति ही अस्थायी अध्यक्ष बनेगा। और अगर से दूसरी बैठक की बात करें, संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात करें, तो ये आपकी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। अगर पूछे इसमें क्या हुआ था, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, या स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, और तीसरी बैठक की बात करें तो इसमें तीसरी बैठक हुई थी आपकी 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या था, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे 13 दिसंबर 1946 को। हमारा क्वेश्चन था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कौन थे? सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कौन चुने गए थे? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और अगर से आपको समझ में आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, अगर से प्रॉब्लम अगर से आपको समझ में आ रही है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर से सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, अब मिलते हैं आपको अगले मतलब प्रैक्टिस सेट में। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।